आज के सेशन में हम लोग प्लांट की चर्चा करवाएंगे। प्लांट का मतलब बाग। आखिर बाग होता क्या है, कंसर्न्स क्या होते हैं। देखो, जो प्लांट हम लोग मूलतः पढ़ते हैं, इस प्लांट की बात करें तो ये ऑर्डर 7 में इसका स्पेशल उल्लेख किया गया है। ऑर्डर 7 में इसमें 1 से लेके 18 तक रूल्स हैं। मतलब मूलतः कहां डिस्कशन किया गया है, ऑर्डर 7 में। और ऑर्डर 7 में भी यदि बात करें तो इसमें 1 से 18 तक रूल्स हैं। इसमें भी 15 एंड 18 ये जो दो रूल है, इस दो रूल को ऑमिट कर दिया गया है, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ओवरऑल 16 रूल बचे, 1 से लेके 18 तक में 15 और 18 को समाप्त कर दिया गया है। जो प्लांट है, इसका जो सबसे पहला रूल्स है, पहले रूल्स में ही ये बताया गया है कि आखिर प्लांट में होना क्या क्या चाहिए है। यहां हम लोग पूरे प्लांट को 3 के पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में ये बांटेंगे कि आखिर प्लांट होता क्या है। दूसरा कंसर्न ये होगा उसी पार्ट में कि प्लांट के कुछ एसेंशियल तत्व क्या है, प्लांट में क्या क्या होने चाहिए। इसके अगले पार्ट्स में जब आएंगे तो बताएंगे कि किस अर्थ में प्लांट को रिटर्न किया जा सकता है। और एक तीसरा पार्ट होगा जब प्लांट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। एक, प्लांट है क्या, प्लांट के इंपॉर्टेंट तत्व क्या क्या है, प्लांट के पार्ट्स कितने होते हैं। दूसरे सेक्शन में जब आएंगे तो उसमें बात करेंगे कि प्लांट को रिटर्न करना, और तीसरे में प्लांट को रिजेक्ट करना। तो चलो सबसे पहले हम इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन जो रूल्स हैं उन रूल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले समझो प्लांट का जो फर्स्ट रूल्स है, फर्स्ट रूल क्या कहता है। सबसे पहले प्लांट होता क्या है, इसी की बात हम समझ लो। प्लांट कहा जाता है कि वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट या वो ऐसी चीज है जिसके द्वारा बाग की शुरुआत की जाती है। गेटिंग पॉइंट, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जिसके प्रेजेंटेशन के बाद ही जब कोर्ट में आप वो देते हो तभी से सूट की शुरुआत मानी जाती है। क्लियर हुआ। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लांट स्टेटमेंट, इसको क्या कहा सकता है, स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट after presenting which the suits started। मतलब ये हुआ, ये ऐसा कंसर्न्स है स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, आफ्टर प्रेजेंटिंग व्हिच, जिसको देने के बाद ही आपके जो वाद हैं वो वाद शुरू होते हैं। अर्थात प्लांट के कंसर्न्स में हमने बताया था किसी भी सूट में सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांटिक द्वारा प्लांट फाइल किया जाता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है इसका, रिटेन स्टेटमेंट। तो प्लांट का मतलब आपको समझ में आ गया, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रेजेंट करने के बाद ही कोर्ट में वाद की या जो सूट्स हैं, सूट्स की शुरुआत होती है। क्लियर। अब आता है सूट्स में होना क्या क्या चाहिए या प्लांट्स में होना क्या क्या चाहिए। तो जो सबसे पहला रूल्स है ये बताता है कि प्लांट में क्या होना चाहिए। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये है कि प्लांट में हमें ये बताना चाहिए कि आप प्लांट किस कोर्ट में करने जा रहे हो। तो सबसे पहले कंसर्न्स में क्या होने चाहिए, नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट। दूसरा जो पॉइंट्स होंगे इसमें वो होगा कि प्लांटिफ का नाम, जो प्लांट देता बना रहा है, जो बाग ला रहा है, उसका प्लांटिफ का नेम, नेम ऑफ प्लांटिफ, नेम ऑफ प्लांटिफ। अब जब ये नेम ऑफ प्लांटिफ है तो इसमें ध्यान रखो कि इसके बारे में पूरी डिटेल, मतलब उसका एड्रेस एटसेट्रा, उसके एड्रेस एज एटसेट्रा भी हमें लिखनी है। इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका पूरा डिटेल होगा, इसका पूरा डिटेल्स होंगे। पूरा डिटेल्स में क्या होगा, नेम एंड अदर डिस्क्रिप्शन, नेम एंड अदर डिस्क्रिप्शन। ठीक। सबसे पहला हमने क्या किया, सबसे पहला नेम ऑफ द कोर्ट, दूसरा है नेम ऑफ द प्लांटिफ, इसमें पूरा डिटेल्स उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शंस होंगे उसके, कि वो कहां रहता है, उसका एड्रेस एंड सो ऑन। उसके बाद तीसरा सेक्शन, तीसरा रूल्स होंगे इस रूल, सॉरी पहले रूल के ही तीसरे सब रूल्स की बात करें तो इसमें जब प्लांटिफ का नाम हो गया उसके बाद आएगा डिफेंडेंट का। यही सारे के सारे एड्रेस किसका, डिफेंडेंट्स का। हाँ, डिफेंडेंट्स का यदि नाम पता हो या उसकी एड्रेस एक्सेट्रा आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो सीधा डिपेंडेंस भी कहा जाता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको डिफेंडेंट के बारे में पता ही नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डिफेंडेंट्स के बारे में सारे कंसर्न्स यदि पता हो तो, यदि ऐसा संभव हो तो, यदि पता हो तो। फिर हम बात करेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, कहा जाता है कि यदि जो प्लांटिफ है या जो डिफेंडेंट है यदि वो माइनर है, मान लो माइनर का मतलब या अनसॉन माइंड का है। हमने कहा कि नॉर्मल कंसर्न्स में भी आपको पता होगा बेसिक सा, यदि व्यक्ति खुद ही सक्षम है, चाहे वो प्लांटिफ हो या डिफेंडेंट है, तो डायरेक्टली उसको शूट किया जा सकता है। यदि अदरवाइज वो ऐसा नहीं है तो उसे शूट नहीं किया जा सकता, फिर क्या किया जाएगा,
उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सूट होंगे उसके बिहाफ पे। तो कहा जाता है कि इसके लिए भी हमें एक स्टेटमेंट देना होता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी माइनर है या अनसाउंड माइंड का है तो उसके बदले में रिटर्न स्टेटमेंट भी देने होंगे। तो इसके बाद चौथा पॉइंट होंगे वो क्या होगा कि यदि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर हो या अनसाउंड माइंड का हो। अनसाउंड माइंड का मतलब माइनर का मतलब नाबालिग और अनसाउंड माइंड का मतलब सही मानसिक स्थिति में नहीं हो, मतलब मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं हो। अनसाउंड माइंड तो क्या होगा, इसके लिए एक स्टेटमेंट देना होगा। तो क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट देना होगा। अब स्टेटमेंट क्यों देना होगा, स्टेटमेंट इसलिए देना होगा कि फिर हम ये देखेंगे कि इसके बदले में कौन इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, चाहे प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात होगी। तो क्लियर। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है कॉज ऑफ एक्शन। जो इसमें पांचवा पॉइंट होंगे वो होंगे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स जिन मुद्दों पे आप रिलीफ चाहते हो, जिसको आप क्लेम करना चाहते हो, इसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शंस। वो सारे के सारे इश्यूज जिस पे डिबेट है, जिस पे डिस्प्यूट है, जिसको आप क्लेम करना चाहते हो, कॉज ऑफ एक्शन। उसके बाद होगा जो 6 पॉइंट होंगे उसमें कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ये भी आपको दिखाना होगा कि आप जिस कोर्ट में जा रहे हैं उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है इस मुद्दे में। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब, अब ज्यूरिसडिक्शन के दो पार्ट तुमने बेसिक से बताया था, एक तो ये तो पेशनरी ज्यूरिसडिक्शन होंगे मौद्रिक वैल्यूज, या फिर उसका जो टेरिटोरियल वाला पार्ट है, या यूं भी कहा जाए कि स्पेशली वो बार्ड ना किया गया हो, तथा कोर्ट सुनवाई के अधिकार है कोर्ट को ये। फिर उसके बाद इस आधार के बाद जो 7th हो गया, इसमें ये करना होगा कि वो मुद्दा जो प्लेंटिफ चाहता है, अर्थात प्लेंटिफ जिस पे रिलीफ चाहता है, इश्यूज में ध्यान रखो, हमने कहा कॉज ऑफ एक्शन का मतलब जो कारण है, जो संघर्ष का या कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है उसकी चर्चा करनी होगी। फिर करना होगा कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद जब आएंगे तो इसमें जो प्लेंटिफ रिलीफ चाहता है, रिलीफ प्लेंटिफ वांट, मतलब वो चीजें जो प्लेंटिफ चाहता है, वो रिलीफ या वो जो कोर्ट से कंपनसेशन या कोर्ट से जो कुछ भी वो चाहता है बदले में, वो 7th में लिखने होंगे। फिर जो 8th पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो होगा कि यदि प्लेंटिफ, मान लो यदि प्लेंटिफ ऐसा है कि डिफरेंट क्लेम्स के लिए, एक ही मुद्दे में अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके लिए डिफरेंट क्लेम चाहता है, तो डिफरेंट क्लेम के लिए उसे सेपरेटली सारे क्लेम्स को लिखने होंगे। कहा जाएगा यदि डिफरेंट क्लेम हो, मल्टीपल क्लेम हो, डिफरेंट क्लेम हो तो क्या होगा, तो उसे डिस्टिंक्टली क्लियरली लिखने होंगे, ये बात क्लियरली लिखने होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कहा था कि वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब जितना उस जो सब्जेक्ट, जिस ज्यूरिसडिक्शन के सब्जेक्ट मैटर को लेकर आ रहे हो आप, जिस मुद्दे पे विवाद है, उस विवाद के लिए उसका वैल्यू कितना है, मूल्य कितना है, ये भी लिखने होंगे। तो उसके बाद हमारा पार्ट हो जाएगा वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसको सबसे पहला जो रूल फर्स्ट है हमारा, वो रूल फर्स्ट कहता है कि एक प्लांट में इन सारी चीजों को मेंशन करना सबसे आवश्यक है। इसके बाद आते हैं हम लोग रूल 2 की बात करते हैं। रूल 1 समझ में आ गया। रूल 1 ये बताता है कि प्लांट में होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले होना चाहिए कि जिस कोर्ट में भेज रहे हो कोर्ट का नाम। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो प्लांटिफ है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी, वो कौन है, कहां है, उसके एड्रेस क्या है, सो ऑन। तीसरे कंसेप्ट में जब आएंगे तो डिफेंडेंट के बारे में बात करनी होगी। डिफेंडेंट के बारे में यदि डिटेल पता हो तो कर जाएंगे, नहीं है तो कोई ऑप्शंस नहीं। फिर उसके बाद हम बात कर देंगे रिप्रेजेंटेटिव्स। यदि मान लो लीगल जो व्यक्ति है, चाहे वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, यदि वो अनसाउंड माइंड का है या वो माइनर है, तब तो उसको सूट किया नहीं जा सकता। और जब उसको सूट नहीं किया जा सकता तो फिर उस कंसर्न में क्या होंगे, इसके लिए एक रिटन स्टेटमेंट देने होंगे, ताकि इसके बदले में हम किसी दूसरे जो उसका लीगल हायर होगा या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको सूट करेंगे। फिर क्या करेगा, इश्यू फ्रेम, वो मुद्दा जिसपे वो डिस्प्यूट्स हैं। इसके बाद क्या होगा, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन दिखानी होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन दिखाने के बाद वो क्लेम जो वो चाहता है, फिर क्लेम कैसा चाहता है, यदि क्लेम वो डिस्टिंक्ट अलग अलग क्लेम चाहता है तो अलग अलग डिस्टिंक्ट मुद्दे में लिखने होंगे। फिर क्या करना होगा, फिर उसे कोर्ट को उस जो टोटल वैल्यूज हैं, उस टोटल इश्यूज हैं, उस इश्यूज का टोटल वैल्यूएशन भी दिखाने होंगे। क्लियर। इसके बाद आता है रूल 2। यदि रूल 2 कहता है कि यदि कोई मॉनेटरी इश्यू हो, मॉनेटरी इश्यू का मतलब मौद्रिक लेन देन से संबंधित बातें हो,
तो फिर उसको टोटल अमाउंट्स भी बताने होंगे कि किस मुद्दे में वो कितना अमाउंट चाहता है। तो इसी को कहा जाता है कि यदि मॉनेटरी लेन देन हो, दूसरा रूल कहता है कि यदि मॉनेटरी रूल हो, मॉनेटरी वैल्यू से संबंधित बातें हो, तो उसमें क्या करना होगा, उसे क्लियरली अमाउंट मेंशन करना होगा, क्लियरली अमाउंट मेंशन करना होंगे, जितने अमाउंट उसे चाहिए होगा। और इसी के 2B और एक्सेट्रा 2 में और भी रूल है, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि अमाउंट डायरेक्टली पता ना हो, जैसे मान लो कई बार पार्टीशन सूट्स होते हैं या कई बार और भी कुछ डिस्प्यूटेबल इश्यूज होंगे, और आपको एक क्लियर कट अमाउंट के बारे में पता नहीं है, तो आप अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कब लिखोगे, जब आपको क्लियर आइडिया लगाना है, क्लियर पता लगाना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि यदि, इसको ऐसे भी कह सकते हो, यदि क्लियर अमाउंट नहीं पता हो, अमाउंट पता ना हो, तो फिर क्या होगा, ऐसे कंसर्न्स में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आप ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है जो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित बात है, कोई अचल संपत्ति से संबंधित बात है, तो आपको उस अचल संपत्ति से संबंधित बातों में वो टोटल सारी चीजें लिखनी होंगी जो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आवश्यक हो, अर्थात उसकी बाउंड्री, बाउंड्री में मतलब उसके या फिर जो जमीन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जो नंबर्स हैं, ये सारी चीजें लिखने होंगे। तो तीसरा क्या कहता है, तीसरा जो रूल्स है वो कहता है कि यदि अचल संपत्ति हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में क्या होंगे, इसके बाउंड्रीज के बारे में हमें बताना होगा, बाउंड्रीज बताने होंगे। बाउंड्रीज क्यों बताने होंगे, ताकि उसके लोकेशन में एग्जैक्ट लोकेट कर सके। बाउंड्रीज एंड नंबर्स, मतलब नंबर्स कौन सा, नंबर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब जमीन के नंबर के आइडेंटिफिकेशंस भी हमें बताने होंगे जो उसका डॉक्यूमेंटेशंस है। कारण क्या है कि यदि जमीन में चूंकि ऐसे नक्शे पे तो कोई जगह बेंसेंस नहीं है, तो आपको बाउंड्री लोकेट करवाने होंगे। सबसे पहले इसके चारों साइड ये बाउंड्रीज है, उस जमीन का उस पर्टिकुलर नंबर में ये नंबर मेंशन्स है, तो ये हो जाएगा अचल संपत्ति से संबंधित। ये रूल थर्ड कहता है, यदि आप उसके बारे में लिखते हो। चौथा कहता है कि यदि प्लांटिफ, जो व्यक्ति, ये तो तीसरा रूल हो गया, फिर हम बात करते हैं फोर्थ रूल का। फोर्थ रूल कहता है कि यदि प्लांटिफ रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब किसी ओरिजिनल प्लांटिफ को जिसको होना चाहिए वो व्यक्ति वो नहीं है, इसके बदले में यदि प्लांटिफ रिप्रेजेंटेटिव हो उसका, जो ओरिजिनली होना चाहिए, तो क्या होगा, तो कहा था यदि प्लांटिफ रिप्रेजेंटेटिव हो, जो व्यक्ति केस कर रहा है, तो ऐसे कंसेप्ट से दो शर्तों को पूरा करना होगा। पहला शर्त तो ये बनाना होगा उसे कि यदि वो प्लांटिफ है, तो पहले तो रिप्रेजेंटेटिव क्यों है वो, इसमें उसका कोई इंटरेस्ट निहित है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका, पहले तो ये प्रूव करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो दो कंसर्न्स होंगे, एक वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों बना है, क्यों बनने का मतलब ये होगा कि क्या उसके कोई हित निहित है, यदि हित उसके निहित है तब तो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है एक, और दूसरा कि रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए जो ऑथराइजेशन से चार्ज की जरूरत है वो उसे प्राप्त है। यदि ये दोनों चीजें हैं तभी कोई व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो इसको चौथा पॉइंट में कह रहा है कि यदि जो प्लेंटिफ है वो डायरेक्टली नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो यदि प्लेंटिफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, यदि प्लेंटिफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो क्या होगा, तो पहला तो उसे यह दिखाना होगा कि उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है उस मुद्दे में, उसकी कोई हित है। ऐसा नहीं होगा किसी के संबंध में कोई मुद्दा काम कर सकता। तो पहला क्या है, उसका इंटरेस्ट उसमें हो, मतलब इंटरेस्ट उसका सम्मिलित हो, इंटरेस्ट सम्मिलित हो, और दूसरा कि जो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन उसे मिला हो। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन का मतलब उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, ऐसा मान लो तो माइनर्स है, तो माइनर्स के संबंध में उसे किस राइट से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या मान लो कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, या कोई कंपनी है, तो कंपनी ने क्या ऑथराइजेशन लेटर दिया उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, यदि ऐसा है तो ठीक है। तो दूसरा कंसेंस क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब दो कंसेंस। चौथे में क्या कह रहा है, यदि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो व्यक्ति तो कैसा होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट सम्मिलित होना चाहिए, ये दिखना चाहिए, और दूसरा दिखना चाहिए क्या, कि प्रॉपर ऑथराइजेशन। यदि ऐसा है तभी वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रूल ये कहता है, जो फिफ्थ रूल है वो ये कहता है कि जो प्लेंटिफ को ये भी दिखाने होंगे कि डिफेंडेंट की लायबिलिटीज है, डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है कि इस प्रश्न में वो उसका जवाब दे। तो पांचवा ये है कि डिफेंडेंट की लायबिलिटीज, डिफेंडेंट की लायबिलिटीज,
इसका मतलब ये होगा कि प्लेंटिफ को दिखाना होगा कि जिसे वो डिफेंडेंट के रूप में सूट कर रहा है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती भी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के नाम पे आप किसी के खिलाफ शूट कर सकते हो। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये प्लेंटिफ की जिम्मेदारी होगी। ये प्लेंटिफ की जिम्मेदारी होगी कि प्लेंटिफ दिखाएगा कि जिस व्यक्ति को शूट करने जा रहा है उस व्यक्ति की रियल लीगलिटीज या उसकी लायबिलिटीज है, मतलब डिफेंडेंट की लीगल लायबिलिटीज हो। लीगल लायबिलिटीज का मतलब कि प्रॉपरली वो लायबल है उस बात के लिए या नहीं लायबल हो, ये भी प्लेंटिफ को दिखाना होगा, तभी उसको हम शूट कर सकते हैं, तभी उसको समन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कि यदि मान लो जो 6 रूल है इसके, वो कहता है एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट। जैसे मान लो कुछ केसेस में ये भी होता है, लिमिटेशन एक्ट हमारा पूरा एक एक्ट होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट में ये कहा जाता है कि कुछ मुद्दों के लिए या तमाम ऐसे मुद्दों के लिए सरकार ने कानूनी व्यवस्था में कुछ लिमिटेशंस बनाए हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंतर्गत यदि आपके कुछ राइट्स आदि का हनन हुआ है तब तो आप कोर्ट आ सकते हो। यदि इसके अलावा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद आप आते हैं तो फिर आपके मुद्दे को नहीं सुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज के मुद्दे को 200 साल बाद अब सुना जाएगा, या आपके दादाजी के साथ कोई इश्यूज हुई थी, आप 50 साल बाद आज आप उस मुद्दे को लेकर कोर्ट आ रहे हैं, तो ये नहीं सुना जाएगा। एक लिमिटेशन होते हैं हर के लिए अलग अलग, पूरी लिमिटेशन एक्ट उसके बारे में डिटेल है, आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे इसकी। तो कहा गया कि यदि लिमिटेशन एक्ट क्रॉस कर रहा है, मान लो लिमिटेशंस भी हो गया, लिमिटेशंस के चलते जो मुद्दा डिवाइड हो जाना चाहिए वो डिवाइड हो गया, फिर भी कुछ कंसर्न्स में कहा जाता है कि यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि जो लिमिटेशंस था वो तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी इस कोर्ट को इस मुद्दे को चलाने की इजाजत इसलिए दी जानी चाहिए ताकि उस लिमिटेशंस के पीरियड में इस मुद्दे को उठाए जाने के संबंध में बहुत सारी इश्यूज रही हों या जो प्लेंटिफ था वो उठाने में सक्षम नहीं था। तो कोर्ट को यदि ये एहसास हो जाए, कोर्ट यदि सेटिस्फाइड हो जाए इस बात से कि हाँ जो लिमिटेशन का पीरियड था उस पर्टिकुलर पीरियड में ये व्यक्ति को मुद्दे को नहीं उठा सकता था या उठाने में सक्षम नहीं था, तो फिर लिमिटेशंस को भी एक्साइड किया जा सकता है और लिमिटेशंस को साइड करके उस व्यक्ति को कोर्ट में आने की इजाजत दी जा सकती है। तो यही कह रहा है कि यदि कोई लिमिटेशंस वाला मुद्दा हो तो फिर वो कौन सा ग्राउंड है जिस मुद्दे पे लिमिटेशंस के बाद भी आपको कोर्ट आने की इजाजत दी जा सकती है, इस बात को भी दिखाने होंगे। तो यही कह रहा है जो 6 पॉइंट है कि ग्राउंड फॉर लिमिटेशंस को क्रॉस करने के लिए उसको हम कहते हैं ग्राउंड फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन। जो परिसीमा अधिनियम है उसके तहत तो आप डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मुद्दे को ला रहे हैं। यदि ला रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हर मुद्दे में लगाएंगे, जिस मुद्दे में लिमिटेशंस का कोई मुद्दा ही नहीं है डायरेक्टली उसमें तो आप जा ही सकते हो। यदि लिमिटेशनल मुद्दे में आप लिमिटेड कर दिए गए हो, परिसीमा में आप परिसीमित कर दिए गए हो कि आप केस नहीं ला सकते, ऐसे कंसर्न्स में आपको क्यों ऐसा होना चाहिए, तो ग्राउंड फॉर एग्जेम्पशन अब ये आपको दिखाने होंगे कि इस आधार पे हम लिमिटेशन एक्ट को लगने के बाद, लिमिटेशंस क्रॉस होने के बाद भी हम कोर्ट आ सकते हैं। अभी ग्राउंड क्या क्या हो सकता है इसके बारे में यदि चर्चा करें तो ग्राउंड 2-3 हो सकते हैं। पहला कंसर्न ये हो सकता है कि यदि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक हो, यदि न्याय के हित में आवश्यक हो। दूसरा कंसर्न ये है कि यदि जो जज है या जो मैजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाइड हो जाए कि उस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में इस मुद्दे को उठा पाना प्लेंटिफ के लिए असंभव था, मतलब उस पर्टिकुलर समय सीमा में मुद्दे को उठाना प्लेंटिफ के लिए, आबादी के लिए असंभव था। ये कब हो सकता है, मतलब एक जब न्याय के हित में आवश्यक हो, जब जस्टिस सिस्टम में लगे ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कई बार हमने कहा ना, हमने पहले कंसर्न्स में बताया कि रूल कंसर्न्स ऐसे होते हैं, जो लॉज ऐसे होते हैं जो लॉ किसके लिए है, हमारे लिए है, हम लॉ के लिए नहीं है। हाँ, सामाजिक अव्यवस्था पूरी तरह नहीं बिगड़ जाए इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हमने बनाया है, लेकिन फिर भी यदि हमें लगता है कि नहीं नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और लॉ को यदि साइड किया भी जा सके, कुछ ऐसी एसेंशियल कंसर्न्स हो तो फिर हम उसको साइड कर सकते हैं। इसीलिए लिखा 2 कंसर्न्स, एक तो समय सीमा के मतलब एक तो न्याय के हित में यह आवश्यक हो, और दूसरा कहा गया कि जो लिमिटेड टाइम फ्रेम था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यदि किसी मुद्दे को उठाना संभव नहीं हो सकता था किसी कारण से। हो सकता था कि प्लेंटिफ उस टाइम में इस बात से अवेयर नहीं रहा हो सकता था कि प्लेंटिफ बीमार रहा हो, एक्सीडेंट या बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हो सकती थी जिस पर्टिकुलर टाइम के दौरान प्लेंटिफ उठाने में अक्षम था। हाँ, कोर्ट ये पूरी तरह कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उस ग्राउंड को कोर्ट एक्सेप्ट करे या ना करे, तो ये ग्राउंड दिखाने होंगे। फिर हम लोग आएंगे जो 7th पार्ट है इसका, उसकी मतलब रूल 7 ये कहता है कि एवरी प्लेंट शैल स्पेसिफिकली स्टेटेड अबाउट द क्लेम, मतलब जो भी क्लेम आप मांग रहे हो पूरी तरह स्पष्ट क्लेम होना चाहिए।
मतलब प्रत्येक सूट में क्या है, स्पेसिफाइड क्लेम होने चाहिए। स्पेसिफाइड क्लेम मतलब जो आप राहत मांग रहे हो पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच की बातें हो या अनावश्यक सा घुमावदार बातें हो, आप डायरेक्टली स्पेसिफाइड लिमिट्स होने क्लेम होने चाहिए। जो 8 है इसमें यह कहा जाता है कि यदि मल्टीपल इश्यूज हैं और आप मल्टीपल इश्यूज में सेपरेट रिलीफ चाहते हैं तो वो भी आपको सेपरेटली मेंटेन करना होगा, सेपरेटली बताना होगा स्पेशली। यदि मल्टीपल इश्यूज है तो और मल्टीपल इश्यूज और सेपरेट क्लेम आप चाहते हो, सेपरेट क्लेम चाहते हो तो क्या करना होगा, इसको भी सेपरेटली लिखना होगा। मतलब आपको कोर्ट में इसके लिए सेपरेटली इस मुद्दे को प्रेजेंट करना होगा यदि मल्टीपल केसेस है तो। पहले में हमने क्या कहा 7th में कि जो स्पेसिफिक रिलीफ आप चाहते हो कोर्ट से वो डायरेक्टली मांग करो उसकी। दूसरा कहा यदि मल्टीपल इश्यूज है और आप अलग अलग डिस्टिंक्ट रिलीफ चाहते हो, इस कंसर्न्स में भी ये कहा जाता है कि आप वो सारी चीजें सेपरेटली अलग अलग लिखोगे। फिर आता है रूल 9। रूल 9 में कहा जाता है कि एडमिसिबिलिटी, कैसे एडमिशन सूट को एक्सेप्ट किया जाए। तो इसके लिए इसमें समन आदि की व्यवस्था की गई है कि किस तरह कोर्ट में सूट को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर समन आदि भेजा जाएगा। समन क्या होता है, कोर्ट में विपक्षी पार्टी को या संबंधित अन्य पार्टी को उसकी सूचना देना कि आपके बारे में मुद्दे फैल हुए हैं, आपको ये बताना है, इसमें आपके पक्ष रखते हैं। इसके लिए जो 9 है ये समन से संबंधित है, एडमिसिबिलिटी से संबंधित है। तो ये जो समन है इसको डिटेल हम लोग करेंगे कभी बाद में, अभी नेक्स्ट सेशन में। ये समन हमारा ऑर्डर 5 और ऑर्डर 5 में पूरा डिटेल्ड है और सेम यही बातें जो यहां 9 में है वो ऑर्डर 5 के रूल 9 में भी डिस्कस्ड है। तो हम लोग वहां भी इस बात की चर्चा करवा लेंगे। अभी आप ये समझो कि रूल 9 ये कहता है कि समन कोर्ट जो प्लांट्स है वो कैसे एडमिसिबल होंगे। प्लांट एडमिसिबल होने के बाद जैसा भी इस रूल 5 के तहत समन की जो व्यवस्था है उस समन की व्यवस्था को उस कॉस्ट पे प्लांटिफ को करने होंगे। जितने भी डिफेंडेंट होंगे सबको समन भेजना चाहिए, उस भेजा जाएगा। इसके लिए जो कॉस्ट एक्सेट्रा या जो रूल्स होंगे उसके साथ प्लांटिफ को कंफर्म करने होंगे। यदि कंफर्म नहीं है तो फिर उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही कंसर्न्स होंगे कि 9 ये कहता है कि प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लान। अब प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लान का मतलब कैसे इसको समन आदि से संबंधित होंगे, इसको कहता है प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग सूट प्लान। सूट को एडमिट करने का प्रोसीजर और स्पेशली समन से संबंधित है। इसमें है क्या कि यदि वादी को जो समन्स में व्यवस्थाएं की गई हैं उसके तहत टोटल डिफेंडेंट्स को सूट जो समन्स भेजने हैं उसके लिए जो कुछ भी कॉस्ट सेक्टर्स या व्हाटएवर भी द रूल असाइन वो सारे रूल को फॉलो करने होंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, और ये कब करने होंगे स्पेशली ध्यान रखो, ये स्पेशल इसमें टाइम लिमिट बनाया गया है। सामान्य केस में 7 डेज मतलब 7 दिन के अंदर, जब जज को लगे ऐसा और उसने आदेश दिया तो 7 दिन के अंदर समन भेजने की जो प्रोसेस है उसको लागू करना चाहिए या उस सिस्टम के साथ एडहेर करना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो है रूल नंबर 10। ये तो हो गया बेसिक सा। अभी तक जो हमने बात की रूल नंबर 9 तक, इसमें यह था कि प्लांट है क्या, प्लांट एडमिसिबल कैसे किया जाए, प्लांट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होने चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि रिटर्न ऑफ प्लांट। रिटर्न ऑफ प्लांट का मतलब होगा रिटर्न ऑफ प्लांट। अब इस मुद्दे को ऐसे समझो कि यदि प्लांट प्रॉपर रूल के साथ अलाइन नहीं हो रहा है या जज को लगा कि जो भी नियम चाहिए होंगे वो सारी चीजों को पूरा नहीं किया गया है, तो इस कंसर्न में 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो प्लांट को रिटर्न कर दिया जाए। रिटर्न करने का मतलब ये होगा कि आप उन सारी कमियों को, उन सारे डिफेक्ट्स को ठीक करो और दोबारा प्लांट को लेके आओ। या फिर एक दूसरा कंसर्न होगा कि प्लांट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट मतलब प्लांट को दोबारा लाने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो रूल 10 है, इसमें रिटर्न से संबंधित बातें की गई है कि प्लांट को रिटर्न किया जा सकता है। तो रिटर्न ऑफ द प्लांट, तो कब रिटर्न किया जा सकता है, तो इसके बारे में इसमें रूल्स कुछ बनाए गए हैं। इसको ऐसे समझ लो कि सबसे पहले तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। यदि बाद में अभी जब कोर्ट में आपने जुरिस्डिक्शन दिखाया था, या को रूल फर्स्ट हमें का जुरिस्डिक्शन आपने दिखाया, बाद में किसी मुद्दे पे आने के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, इस कंसर्न में प्लांट को वापस भेजा जा सकता है। इसको प्लांट को वापस भेजने का मतलब, चूंकि आप जो ओरिजिनल जहां जिस कोर्ट में जाना चाहिए था अब उस कोर्ट में जाइए।
तो इसमें पहला क्या होगा कि दो आधार पे, एक तो पेशुनरी और टेरिटोरियल, या तो मौद्रिक आधार पे या क्षेत्राधिकार पे, यदि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर का मुद्दा होगा। मौद्रिक अधिकार का मतलब जो हमने कहा कि हर कोर्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज बनी हुई हैं, इस पर्टिकुलर मुद्दे को ही आप सुन सकते हो। और टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्रीय अधिकार। यदि इन दोनों अधिकार से बाहर है मुद्दा, तब भी कोर्ट को रिटर्न कर दिया, कोर्ट रिटर्न कर देगा मुद्दे को। और रिटर्न क्यों करेगा? तो जो ऑथेंटिक, जो प्रॉपर कोर्ट है, किसके लिए? तो लिखिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रॉपर कोर्ट के लिए, जो प्रॉपर कोर्ट होंगे, प्रॉपर कोर्ट के लिए, अर्थात प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए आपको स्पेशली उस मुद्दे को रिटर्न कर देगा। इसको रिजेक्ट नहीं करते, रिटर्न कहते हैं। और यदि ऐसा है, मान लो रिटर्न किया गया है, तो यहां 2-3 पॉइंट स्पेशल आप ध्यान रखेंगे कि यदि इसको रिटर्न किया गया है और जो नॉर्मल कोर्ट है, जिस कोर्ट में उसको एक्सेप्टेड होना चाहिए और उस कोर्ट में एक्सेप्ट होगा, तो प्लांट की जो शुरुआत होगी वो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन उसमें प्रॉपर कोर्ट में एडमिजिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कि यहां से ही शुरू हो गया, जहां से रिजेक्ट हुआ वहां नहीं। एडमिजिबिलिटी की जो डेट है, अर्थात प्लांट के जो लागू होने के डेट है, वो कब होंगे? प्रॉपर कोर्ट के लिए। और जब इस दिन, मतलब जिस दिन यहां कोर्ट मामला आएगा, इसी मामले से उस मामले की शुरुआत मानी जाएगी। स्पेशली ये ध्यान रखो कि मतलब शुरुआत मामले की कब मानी जाएगी? जब वो प्रॉपर कोर्ट में फाइल होगा, उस दिन के बाद। अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये स्पेशली कहा गया, तो स्पेशली ध्यान रखेंगे, अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह कहा गया कि मामले की एडमिजिबिलिटी या कोर्ट की जो न्याय, जो प्लान की शुरुआत है, कब से मानी जाएगी? जिस दिन वो प्रॉपर कोर्ट में फाइल हुआ है, उस दिन से, ना कि उस दिन जहां से वो रिटर्न हुआ था वहां से। और यदि ऐसा है तो अब देखो ये कौन कौन कर सकता है, स्पेशली इस पे ध्यान रखो। कायरता की जो रिटर्न है वो अपीलीय कोर्ट भी कर सकता है, अपील कोर्ट भी, अपीलेट कोर्ट भी रिटर्न कर सकता है। इसका मतलब यह होगा कि यदि मान लो कोई मुद्दा है, फैसला हो गया है और आपको बाद में पता चला कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन प्रॉपर नहीं हुई है और इसके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स होंगे, तो आप अपीलेट कोर्ट में भी जाएंगे, तो अपीलेट कोर्ट भी उस डिक्री को असाइड करेगा और मामले को उस कोर्ट में सुनने के लिए भेज देगा जिस कोर्ट में वो प्रॉपरली जाना चाहिए था। तो चलिए ध्यान रखो कि जो अपीलेट कोर्ट है वो भी मामले को दोबारा पुराने कोर्ट, जो ओरिजिनल कोर्ट था, उसमें जाने के लिए भेज सकता है डिक्री को। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए डिक्री को असाइड किया जा सकता है, असाइड किया जा सकता है। मतलब जो डिक्री हो गया है उसको असाइड करके प्रॉपर कोर्ट में भेज दे, और जब प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा तो ये क्लियर। इसके बाद अब जो जज रिटर्न करेगा तो उसमें भी उसके कुछ कंसर्न्स होंगे, इसके कुछ पॉइंट्स स्पेशली आप ध्यान रखो। जब जज रिटर्न करेगा तो क्या लिखेगा? तो देखो, जब जज रिटर्न करेगा तो उसमें रीजन लिखने होंगे उसे, रीजन ऑफ रिटर्न, रीजन ऑफ रिटर्न लिखने होंगे। इसके बाद यह भी लिखना होगा कि पार्टी अपीयर्ड, जो पार्टी अपीयर्ड हुआ था, यह भी लिखने होंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बार बार समन आदि ना भेजा जाए, भेजने की जरूरत पड़े, इसीलिए ऐसा करता है कि सीधे सीधे वहां से मुद्दा शुरू हो जाए जहां से इस पे जहां तक पहुंचा था। तो ये था, रीजन ऑफ रिटर्न लिखने होंगे, अपीयर्ड पार्टी लिखने होंगे। अपीयर्ड पार्टी का मतलब वो पार्टी जो अपीयर्ड हुआ था मुद्दा में, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ, अपीयर्ड पार्टी को भी लिखने होंगे। इसके साथ साथ स्पेशली आप ये ध्यान रखो कि ये जो मुद्दा है रिटर्निंग का, ये एक डिक्री है, और डिक्री है इसलिए इसको अपील भी किया जा सकता है। स्पेशली इस कंसर्न में बात करें जब ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्पेशली इसको ध्यान रखो। जो रिटर्निंग वाला मुद्दा है तो ये अपीलेबल ऑर्डर है, इसको कहते हैं अपीलेबल ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप, डिक्री नहीं है सॉरी, यदि ये डिक्री रिजेक्ट कर दिया जाए तब डिक्री होता है, स्पेशली ध्यान रखो। रिजेक्ट क्या है? डिक्री। और जो रिटर्न है ये ऑर्डर है, और ऑर्डर है तो ऑर्डर का अपील किया जा सकता है, इसीलिए इसको स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। जो रिटर्निंग है वो ऑर्डर है और इसको अब ऑर्डर की तरह अपील किया जा सकता है रूल 43 के तहत। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, जो रिटर्निंग होंगे
वो ऑर्डर हो जाएंगे रूल 43 के तहत। रूल 43 सॉरी ऑर्डर जो इसका कंसर्न्स है वो ऑर्डर 43 रूल 1, रूल 43 नहीं ऑर्डर 41 40 जो ये अपीलिंग है ये क्या है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर और इसके तहत अपील हो सकता है। कौन सा, इसके बारे में डिटेल किया गया है ऑर्डर 43 रूल 1। ऑर्डर 43 रूल 1 में इसको स्पेशली व्यवस्था की गई है। मतलब जो रिटर्निंग का ऑर्डर दिया है जज ने कि आप ओरिजिनल कोर्ट में जिस कोर्ट में जाना है वहां चले जाओ, ये क्या है, अपेलेबल ऑर्डर है। किसमें मेंशन है इसके बारे में डिटेल, इसके लिए रूल ऑर्डर 43 है, रूल फर्स्ट है। आगे हम लोग ऑर्डर 43 की भी चर्चा करवाएंगे डिटेल, वहां आप ज्यादा समझ लोगे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लान, जो हमारा रूल 11 है इसी का, इसको कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लान। रिजेक्शन ऑफ प्लान, अब यहां ध्यान रखो रिजेक्शन किस आधार पर हो सकता है, तो प्लान को खारिज ही कर दिया। यहां सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, चूंकि हमने कहा रिटर्न क्या है, ऑर्डर है, और जो रिजेक्ट है ये क्या है, ये डिक्री है। रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब ये डिक्री हो गया, किसके तहत, 2 के सब रूल 2 के तहत। और यदि ऐसा हो रहा है और आप संतुष्ट नहीं है, इसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। तो रिजेक्शन इसके खिलाफ भी अपील हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर के खिलाफ तो अपील होता ही है, लेकिन ऑर्डर के खिलाफ यदि अपील होगा तो वो नॉर्मल अपील की तरह होगा। और ये सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी, मतलब 96 की जो सेक्शंस हैं इसके तहत आप इसका अपील कर सकते हो। ध्यान रखो हमने कहा ऑर्डर भी अवेलेबल हो सकता है, सारा ऑर्डर नहीं होता। याद करिए पहले ऑर्डर और अपील के बीच में, जो ऑर्डर एंड डिक्री के बीच में जो हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो जो रिजेक्शन है वो क्या है, वो डिक्री है, इसलिए 96 के तहत अपीलेबल होगा। और जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग, वो चूंकि ऑर्डर था इसलिए वो ऑर्डर रूल 43 सॉरी ऑर्डर 43 के तहत अपीलेबल होगा और उसका अपील किया जा सकता है। ये क्लियर हुआ। अब यहां हम लोग आते हैं कि जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, किस आधार पर मुद्दे को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि जो किसी भी बात में सबसे आवश्यक है कि कॉज ऑफ एक्शंस क्या होना चाहिए, किस कारण से ऐसा हो रहा है वही क्लियर नहीं है तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। किसी मुद्दों को आगे बढ़ने के लिए, प्लान को आगे बढ़ने के लिए कॉज ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए। तो जब कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं हो, कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं हो, इसका मतलब है कि जो मुद्दा है तो मुद्दा ही क्लियर नहीं है, किस मुद्दे पे सुनवाई होनी चाहिए या ऐसा जो कंसर्न्स है वो क्या होगा। दूसरा जो कंसर्न्स है, दूसरे पॉइंट भी हो सकते हैं रिजेक्शन के, वो ये है कि जो मुद्दा है वैल्यूज है, यदि क्लेम अंडर वैल्यूज है और ससमय उसको करेक्ट ना किया गया, जो क्लेम है मान लो और वो अंडर वैल्यूड किया गया ताकि जो लोकल लिमिट्स उसकी बदल जाए और नॉर्मल कोर्ट जो ओरिजिनल कोर्ट जहां जाना चाहिए था उसकी वजह किसी और कोर्ट में चला गया है, मतलब अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड की बात कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे कंसर्न्स में जो वैल्यूज है बाद के, वो बाद के वैल्यू प्रॉपर नहीं है तो इसको सीधा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कोर्ट के समय देने के बाद भी यदि ठीक नहीं किया गया तो फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो लिखिए जब अंडर वैल्यूड इश्यूज हो, अंडर वैल्यूड इश्यूज एंड नॉट करेक्टेड इन प्रॉपर टाइम फ्रेम, प्रॉपर टाइम फ्रेम में यदि उसको करेक्ट नहीं किया गया तब भी उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। यहां ध्यान रखो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रॉपर टाइम फ्रेम की बात होती है। फिर कहा गया कि यदि प्रॉपर कोर्ट फी पेड नहीं किया गया हो, यहां भी अंडर वैल्यूज कई बार इसलिए कर दिया जाता है, स्पेशली यहां ध्यान रखो अंडर वैल्यूड भी कई बार इसलिए कर दिया जाता है कि यदि मुद्दे की वैल्यू कम हो जाए तो कोर्ट फी कम देना होगा। तो इसलिए कोर्ट ने यदि मान लो इस बात को उसको इंडिकेट किया कि वैल्यू जिसकी अधिक है और आपको वैल्यू अधिक पे करने होंगे कोर्ट फी, यदि प्रॉपर उसने कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां भी एक लिख सकते हैं कि यदि प्रॉपर फी पेड नहीं हो, प्रॉपर फी पेड नहीं हो, प्रॉपर फी पेड ना हो, तो प्रॉपर फी का मतलब कोर्ट फी या स्टैंप ड्यूटी इसको कह सकते हो, कोर्ट फी या स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर फी या स्टैंप ड्यूटी यदि पूरा ना हो इस कंसर्न्स में भी रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद होंगे यदि प्लांट किसी ऐसे स्टेटमेंट से शुरू हुआ हो जो स्टेटमेंट ही लॉ के द्वारा डिवाइड कर दिया गया हो,
मतलब किसी मुद्दे पे जिस पे आप प्लांट लेके आते हो वो मूल मुद्दा ही भारतीय कानून के तरीके से डिबार्ड हो, मतलब वो कानूनन सही नहीं हो, तो ऐसे कंसर्न्स में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कि मतलब यदि प्लांट की शुरुआत जिस स्टेटमेंट से हुई हो और वो स्टेटमेंट ही लॉ के द्वारा डिवाइड कर दिया गया हो, मतलब लॉ के द्वारा वो मान्य नहीं हो, या हम ऐसा कह सकते हैं यदि प्लांट का आधार जिस मुद्दे पर टिका हुआ हो और वो आधारभूत बातें ही भारतीय कानून में सही नहीं हो, ऐसे कंसर्न्स में भी लॉ को ये राइट है कि ऐसे मुद्दे में भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है यदि वो फाउंडेशन या वो स्टेटमेंट जिसपे प्लांट शुरू किया गया हो वो पॉइंट ही लॉ के द्वारा डिवाइड किया गया हो, तो ऐसे कंसर्न्स में भी वो कानूनन वो जो लॉ है वो चलने वाला नहीं, वो सूट चलने वाला नहीं होगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर होगा कि यदि वैक्सीशियस और मेरिटलेस इश्यूज है तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैक्सीशियस का मतलब यदि फ्रॉडेंट है, वैक्सीशियस है, ऐसे कंसर्न्स में मिसलीडिंग है, इस तरह के कोई मुद्दे हैं तब भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। हाँ, स्पेशली एक पॉइंट ये ध्यान रखो कि यदि रिजेक्ट हुआ है, यदि रिजेक्ट हुआ है तो भी उसे दोबारा उस मुद्दे को सुधार करके दोबारा कोर्ट में आने से रोका नहीं जा सकता है। स्पेशली ये ध्यान रखो, यदि रिजेक्ट हुआ है तो भी दोबारा, मतलब जो उसमें कंसर्न्स है उसमें दोबारा उसको सुधार करके वो कोर्ट आ सकता है, तो भी दोबारा कोर्ट आने से नहीं रोका जा सकता, कोर्ट आने से डिबार्ड नहीं किया जाएगा। तो भी डिवाइड नहीं किया जाएगा। स्पेशली इस बात को ध्यान रखो, यदि रिजेक्ट कर भी दिया गया तो जो भी उसके शॉर्टफॉल्स शॉर्टकमिंग्स थे उसको पूरा करें और उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े, फिर दोबारा कोर्ट में आ सकता है। क्लियर हो गया। और इसी में ये कौन सा है, ये रूल नंबर 13 बताता है, ये रूल नंबर 13 बताता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कहा कि डिक्री क्या है, 2(2) के तहत ये डिक्री है और इसके लिए रिजेक्शन को दोबारा अपील किया जा सकता है। और फाइनली जब भी होंगे ये कौन सा होंगे, सेक्शन 96 के तहत। तो क्लियर, ये बेसिक्स ऑफ प्लांट का कंसर्न्स था। हमने कहा प्लांट के 3 पार्ट हो जाएंगे बेसिक्स, एक कौन सा कि प्लांट है क्या, इस प्लांट में हमने कहा क्या क्या होने चाहिए, दूसरा प्लांट का रिजेक्ट कैसे होगा, और जो तीसरा पार्ट होगा प्लांट का रिजेक्शन कैसे होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, रिजेक्शन होगा तो क्या होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए है, तो वो एक अलग कंसर्न्स है। हमें लगता है ये बेसिक्स आपको प्लांट समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे कुछ और भी चीजों की चर्चा करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।